Assalamu alaikum. Today we are starting a new chapter that is Soul Trader. Okay, before moving towards the practical part, let's learn what is Soul Trader. Basically, there are three types of businesses. First is manufacturing business, trading business, and a service business. Now, in here, into Soul Trader, we will talk about the trading business. What are the trading businesses? Basically, there are some businesses who purchase or buys the finished goods and then they resell it to the buyers or consumers, right? So, what are trading businesses? In trading businesses, firms, trading firms, trading firms are are businesses that buy goods that buy goods which will be resold to its buyers. Basically, trading businesses are the businesses in which firms buys goods to resell it in the market or to its buyers. Right? Now, the goods which trading businesses buys are known as inventories. Goods which trading businesses buys for resale purposes, trading businesses buys for resale purpose is known as inventories. Sale purpose is known as inventories. Okay, इन्वेंट्रीज क्या होती हैं? वो गुड्स जो ट्रेडिंग फर्म्स बाय करें फर्दर रीसेल करने के लिए. नाउ व्हाट इज सोल ट्रेडर? सोल ट्रेडर क्या होता है? सोल ट्रेडर का क्या रोल होता है, क्या पर्पस होता है? फर्स्ट इज सोल ट्रेडर. नाउ बेसिकली वो बिजनेस जो कोई सिंगल पर्सन ओन कर रहा हो या रन कर रहा हो उसे सोल ट्रेडर बिजनेस कहते हैं. सही है. फर्स्ट ऑफ ऑल, sole trader is a person who owns and runs a runs a business on their own. वो इंसान जो एक बिजनेस खुद ओन और रन कर रहा हो उसे सोल ट्रेडर कहते हैं. सही है. दे आर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल दे आर पर्सनली responsible for all aspects of the business. अच्छा, सोल ट्रेडर वो पर्सन होता है जो एक बंदा पूरे बिजनेस को ओन कर रहा हो, रन कर रहा हो और कंट्रोल कर रहा हो. सही है. अब ये जो बंदा होता है, ये जो सोल ट्रेडर पर्सन होता है, इस पे ऊपर सारे बिजनेस के एस्पेक्ट्स डिपेंडेंट करते हैं. ये अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद बेयर करते हैं. सही है. अच्छा, अब अगर सोल ट्रेडर बिजनेस कोई कर रहा है तो यकीनन इसके कोई फायदे भी होंगे और कुछ नुकसानात भी होंगे. ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं एडवांटेजेस की कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं. अगर हम इसके एडवांटेजेस को देखें तो सबसे पहला एडवांटेज जो आप कह सकते हैं कि जो सोल ट्रेडर का ओनर होता है, जो सोल ट्रेडर पर्सन होता है, वो सारा प्रॉफिट खुद रखता है. सही है. उसको प्रॉफिट किसी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बांटने की जरूरत नहीं होती. ही कैन कीप ऑल द प्रॉफिट्स टू हिमसेल्फ. सही है. सेकंड, उसका पूरे बिजनेस पे फुल कंट्रोल होता है. उसे कोई काम करने के लिए, कोई डिसीजन लेने के लिए किसी की परमिशन, किसी की जरूरत नहीं होती. वो जो चाहे बिजनेस के लिए डिसीजन ले सकता है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट के वो जो बिजनेस होते हैं, सोल ट्रेडर्स जो बिजनेस होते हैं, वो आसान होते हैं सेटअप करने के लिए. उसके लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी कम लगती है और सेटअप करना भी आसान होता है. सेटअप करना क्यों आसान होता है? क्योंकि सोल ट्रेडर बिजनेस में गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन ज्यादा नहीं होती. अच्छा, अगर इसके एडवांटेजेस हैं तो इसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे. तो इफ यू टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस, तो फर्स्ट डिसएडवांटेज तो ये है कि ये सब चीजों का खुद रिस्पॉन्सिबल होगा. ठीक है. ही हैव टू मैनेज ऑल द वर्कलोड. सही है. द इम्पोर्टेंट वन इज दैट सोल ट्रेडर हैव एन अनलिमिटेड लाइबिलिटी.
व्हाट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी? अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है? बेसिकली अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स कि अगर इन केस सोल ट्रेडर जो ओनर है बिजनेस का, उसके ऊपर कोई कर्ज या कोई डेट हो जाता है, तो वो उस डेट को खुद पूरा बेयर करेगा। अब खुद पूरा बेयर करने का मतलब है कि अगर उसने अपने बिजनेस के एसेट्स सेल कर दिए और फिर भी वो अपना लोन या डेट पे नहीं कर पाया, तो उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सेल करना पड़ेगा लोन पे करने के लिए या डेट को क्लियर करने के लिए। दिस मीन्स जो सोल ट्रेडर बिजनेसेस होते हैं उनके पर्सनल एसेट्स भी रिस्क पर होते हैं। सही है। एंड द लास्ट वन इज उनके पास लिमिटेड कैपिटल होता है। आपको पता है कैपिटल क्या होता है? कैपिटल वो सरमाया होता है, जो वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है जो आप बिजनेस में करते हैं। नाउ जो सोल ट्रेडर होता है, क्योंकि वो सिंगल पर्सन होता है, तो वो अपनी सेविंग से या थोड़ा बहुत लोन बैंक से लेके बिजनेस स्टार्ट करता है। सही है। तो उसके पास जो कैपिटल होता है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू पार्टनरशिप बिजनेसेस और अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। सही है। नाउ अगर अब हम फर्दर इसकी बात करें, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा कि सोल ट्रेडर कौन होते हैं और वो किस तरह काम करते हैं। अच्छा, अब हमें हमारे इस चैप्टर का पेपर से क्या ताल्लुक है? देखें, इस चैप्टर में से ना दो रिक्वायरमेंट आती हैं आपके पास पेपर में। फर्स्ट इज आपको एक बनानी होती है इनकम स्टेटमेंट। सही है। पहली आपकी जो रिक्वायरमेंट आती है वो होती है इनकम स्टेटमेंट। सेकंड जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसे हम बैलेंस शीट भी कहते हैं। ये दो रिक्वायरमेंट आती हैं इस सवाल में। मेजर जो दो चीजें हैं वो यही हैं। ये दो चीजें एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। नाउ अब इसको बनाने का क्या पर्पस होता है, क्या मकसद होता है, इसको कोई भी बिजनेस क्यों बनाता है? देखिए, जो इनकम स्टेटमेंट है वो क्यों बनाई जाती है? वो इसलिए बनाई जाती है ताकि हम किसी अपनी कंपनी का क्या डिटरमाइन कर सकें, हम अपना प्रॉफिट डिटरमाइन कर सकें। सेकेंडली, हम अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को चेक कर सकें। सही है। इनकम स्टेटमेंट बनाने का मकसद क्या होता है? कि हम प्रॉफिट डिटरमाइन कर सकें और दूसरा हम अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को चेक कर सकें। सही है। नाउ द सेकंड थिंग इज, तो फिर हम बैलेंस शीट या जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं, वो क्यों प्रिपेयर करते हैं? हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रिपेयर करते हैं बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए। व्हाट डज दिस मीन्स कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए, दिस मीन्स कि हम ये देखते हैं कि हमारे बिजनेस में कितने एसेट्स हैं, कितना कैपिटल है, और बिजनेस पर कितनी लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटीज मीन्स कितना उधार है। सही है ना? अब आपने देखा होगा कि ये जो बैलेंस शीट है इसके अंदर बेसिकली हम फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के लिए बैलेंस शीट बनाते हैं, और उसको चेक करने के लिए हम तीन चीजों का यूज करते हैं, दैट इज एसेट, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि 5 एलिमेंट्स होते हैं अकाउंटिंग के: एसेट, कैपिटल, लाइबिलिटीज और इसके अलावा इनकम और एक्सपेंसेस। तो अब बच्चे पूछते हैं क्या इनकम और एक्सपेंसेस का कोई काम नहीं होता? नहीं जी, इनकम एक्सपेंसेस का काम होता है। इनकम और एक्सपेंसेस को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? इनकम और एक्सपेंसेस को हम इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। सही है। इनकम स्टेटमेंट में हम जो दो चीजें रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो ये 5 एलिमेंट्स हो गए, ये पांचों यहीं पे यूटिलाइज होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन आते हैं, दैट इज एसेट्स, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, और इनकम स्टेटमेंट में इनकम और एक्सपेंसेस आते हैं। अच्छा, अब इनकम और एक्सपेंसेस इनकम स्टेटमेंट में क्यों आते हैं? क्योंकि बेसिकली हमें उसका बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस डिटरमाइन करना होता है। तो थ्रू आउट द ईयर आपकी कंपनी में जितनी भी इनकम रिसीव हुई होती है या जो भी आपके खर्चे हुए होते हैं, आप इनकम में से एक्सपेंसेस को लेस लेस करते हैं, तो आपके पास क्या आ जाता है? प्रॉफिट या लॉस की अमाउंट आ जाती है। अच्छा, अब ये इनकम स्टेटमेंट और फाइनेंशियल पोजीशन हम कब बनाते हैं? हम ये इनकम स्टेटमेंट और फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। कब बनाते हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर। व्हाट डज दिस मीन्स कि हम एट द एंड ऑफ द ईयर बनाते हैं? जैसे आपको पता है कि अकाउंटिंग पीरियड बेसिकली कितने मंथ्स का होता है? 12 मंथ्स का होता है। सही है। तो अब वो 12 मंथ्स कोई से भी हो सकते हैं। मे बी आपका बिजनेस जो स्टार्ट हो रहा है वो 1 Jan 2024 को स्टार्ट हो रहा है, तो इसका जो लास्ट डेट होगी वो 31 Jan 2024 होगी। तो ये इसका स्टार्टिंग डेट होगी और ये इसकी एंडिंग डेट होगी। तो जो एंडिंग डेट होती है हम उस पे बनाते हैं बेसिकली इनकम स्टेटमेंट और फाइनेंशियल पोजीशन।
अच्छा, जरूरी नहीं है कि हर बिजनेस 1 जन को ही शुरू हो और 31 दिसंबर को ही खत्म हो। बिजनेस 1 जुलाई को भी शुरू हो सकता है, 31 जून को भी खत्म हो, 30 जून को भी खत्म हो सकता है। इट डिपेंड्स कि बिजनेस की स्टार्टिंग डेट क्या है। जो स्टार्टिंग डेट होगी उसी से हम 12 मंथ्स लगाएंगे, वही फिर उसके बाद वो एंडिंग डेट होगी। ठीक है। तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि अकाउंटिंग में डेट्स बहुत मैटर करती हैं, कि आपने पूरे साल का आपको कैलकुलेट करना होता है, और एट द एंड ऑफ द ईयर आपको इनकम स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होती है, फाइनेंशियल पोजीशन बनानी होती है। नाउ अच्छा, ये तो ठीक है, हमें क्या बनाना होता है, हमसे एग्जामिनर क्या पूछता है। अच्छा, अब इसको फर्दर इसके फॉर्मेट की तरफ जाने से पहले हम एक छोटी सी एग्जांपल से बात करते हैं कि बेसिकली हमें इसमें कैसे कैलकुलेट करना होता है और क्या कैलकुलेट करना होता है। अच्छा, बहुत बेसिक सी बात है, ये आपने अर्लियर बहुत सारी जगहों पे ये चीज पढ़ी भी होगी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी बॉटल परचेज कर रहे हैं या आप कोई भी यूनिट परचेज कर रहे हैं, आइदर वो बॉटल पेन कोई भी चीज हो सकती है। अगर आप एक बॉटल परचेज कर रहे हैं, तो अगर आप उसकी फॉर एग्जाम्पल आपने उसको खरीदा, उसकी कॉस्ट प्राइस थी, आपने उसे खरीदा $100 का। सही है। और फिर आपने, क्योंकि आप एज अ ट्रेडिंग बिजनेस काम कर रहे हैं, तो आपने उसको आगे क्या किया, आपने उसे सेल किया, तो आपने उसकी सेलिंग प्राइस क्या रखी, आपने उसकी सेलिंग प्राइस रखी $200। सही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पे आपका प्रॉफिट क्या हुआ, तो आप सिंपली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप प्रॉफिट मालूम करने के लिए क्या करेंगे, आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस लेस कर देंगे। जब आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस लेस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट की अमाउंट आ जाएगी। ठीक है। तो आपका प्रॉफिट हुआ $100 का। ये तो बहुत बेसिक सी बात थी। अच्छा, यहाँ हमने एक बॉटल खरीदी थी उसको आगे फर्दर सेल करने के लिए। अच्छा, अब जब अगर हम बिजनेसेस की बात करें, तो बिजनेसेस जो होती हैं वो बल्क बिजनेस जो होते हैं वो बल्क क्वांटिटी में परचेज करते हैं, ताकि वो अपनी एज इन्वेंट्री उसे रख सकें और फिर उसे आगे फर्दर सेल कर सकें उसके बायर्स को। तो जब हम फॉर एग्जांपल यहाँ आप समझें, आपने एक और एग्जांपल देखें कि फॉर एग्जांपल आपने एक लिपस्टिक परचेज करी। सही है। उसकी कॉस्ट प्राइस है, दैट इज $300, सॉरी $200, और उसकी सेलिंग प्राइस है $300। तो उसका अगर मैं आपको बोलूं कि आप इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करें, तो आप सिंपली प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। सही है। आप 300 में से $200 लेस कर देंगे तो आपका प्रॉफिट आएगा $100। राइट। अच्छा, ये तो बात थी एक लिपस्टिक की। सही है, ये बात थी एक लिपस्टिक की जो आपने खरीदी और आपने फर्दर आगे सेल कर दी। व्हाट इफ अगर मैं कहूँ कि जो बिजनेसेस होते हैं वो बल्क क्वांटिटी में चीजें परचेज करते हैं और फिर आगे सेल करते हैं। तो अगर हम इसी एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू करें कि हमने फॉर एग्जाम्पल एक नहीं, इस दफा हमने दो लिपस्टिक्स परचेज करी, हमने दो लिपस्टिक्स परचेज करी। सही है। अब कॉस्ट प्राइस क्या बनेगी दो लिपस्टिक्स की, आपने ऊपर देखा कि जो जब हमने एक लिपस्टिक परचेज करी थी तो हमारी कॉस्ट प्राइस थी $200। तो जो अब हमने जब दो लिपस्टिक्स परचेज करी है तो हमारी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, हम 200 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, तो हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, $400। राइट। इसी तरह अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करें, तो हमने सेलिंग प्राइस एक लिपस्टिक की क्या सेट की थी, हमने सेलिंग प्राइस एक लिपस्टिक की 300 कैलकुलेट की थी। सही है। तो अगर अब हमें दो लिपस्टिक्स की सेलिंग प्राइस निकालनी है तो हम 300 को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है। तो ये बन जाएगा 600। सही है। नाउ अगर अब मैं आपसे बोलूं कि इसका प्रॉफिट डिटरमाइन करें, तो सिंपली आप प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए क्या करेंगे, आप 600 में से 400 लेस कर देंगे, दैट इज आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को लेस कर देंगे, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, $200। आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, $200।
सही है। नाउ अगर आपको मैं ये बोलूं कि आप इस सेलिंग प्राइस की जगह, आप इस सेलिंग प्राइस की जगह इसको कंसिडर कर लें सेल्स। सही है। ये आपकी सेलिंग प्राइस की अमाउंट थी 600, इसको आप सेलिंग प्राइस की जगह कंसिडर कर लें सेल्स। सही है। और ये आपकी कॉस्ट प्राइस थी। अच्छा, कॉस्ट प्राइस जब एक या दो यूनिट्स खरीदते हैं तो दैट इज कॉस्ट प्राइस, बट जब आप बिजनेसेस बल्क क्वांटिटी में परचेज करती हैं, फिनिश गुड्स को बल्क क्वांटिटी में खरीदती हैं आगे सेल करने के लिए, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में से। सिर्फ मैं आपसे इतनी सी बात कह रही हूँ कि कॉस्ट प्राइस को आप कॉस्ट ऑफ सेल्स कंसिडर कर लें और सेलिंग प्राइस को आप सेल्स कंसिडर कर लें। ठीक है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन कि देखिए, हमने हमने ऊपर देखा कि प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। फर्स्ट इज कॉस्ट प्राइस एंड सेकंड इज सेलिंग प्राइस। हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को लेस करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है, सॉरी, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को लेस करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। नाउ अगर मैं आपको बोलूं, क्योंकि बिजनेसेस जो होते हैं वो बल्क क्वांटिटी में परचेज करते हैं, तो आप इस सेलिंग प्राइस को सेल्स से डिनोट कर लें और इस कॉस्ट प्राइस को कॉस्ट ऑफ सेल से डिनोट कर लें। ठीक है। अच्छा, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम फर्दर। अगर हमें अब कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करना है बल्क क्वांटिटी में, सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया जो बिजनेसेस होते हैं वो बल्क क्वांटिटी में परचेज करते हैं। तो अगर अब हमें कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट करना है, सही है, if we have to calculate cost of sales। ओके। अच्छा, आप फर्ज करें कि आपने 10 यूनिट्स खरीदे। अब आप 10 यूनिट्स किसी भी चीज के कंसिडर कर लें, आइदर बॉटल, पेन, मार्कर, लिपस्टिक, बॉक्सेस, किसी भी एक्स वाई जेड की किसी भी चीज के आप कंसिडर करें, आपने 10 यूनिट्स परचेज किए। क्यों परचेज किए, क्योंकि आप ये फर्दर सेल करेंगे आगे उनके बायर्स को। और आपको इन 10 यूनिट्स में से हर यूनिट की कॉस्ट पड़ी है $1000। लाइक आपने हर यूनिट, सॉरी, $100 का परचेज किया है। हर एक यूनिट आपने कितने का परचेज किया, आपने हर एक यूनिट $100 का परचेज किया है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी टोटल परचेजेस कितनी हो गई, फिर से सुने कि हमने 10 यूनिट्स परचेज किए हैं आगे फर्दर सेल करने के लिए, और हर एक यूनिट की कॉस्ट है $100। तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई हमारी, तो टोटल कॉस्ट हमारी कितनी हो जाएगी, 1000। तो ये जो 1000 कॉस्ट है टोटल, हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये बिजनेस की परचेजेस है। क्यों की है ये बिजनेस ने परचेजेस, ये बिजनेस ने परचेजेस इसलिए की हैं ताकि वो फर्दर अपने सेलर्स को, सॉरी, अपने बायर्स को सेल कर सके। बिजनेस ने ये परचेजेस क्यों की हैं, ताकि वो फर्दर अपने बायर्स को सेल कर सके गुड्स। सही है। नाउ ड्यूरिंग द ईयर हमने परचेजेस की, दैट इज 1000 फॉर $1000, जिसमें से हमने 10 यूनिट्स खरीदे हैं और ईच यूनिट की हमें कॉस्ट पड़ी है $100। तो हमारे पास जो टोटल परचेजेस हो गई, $1000 हो गई। सही है। अगर अब मैं आपको बोलूं कि इस 10 यूनिट्स में से आपने ड्यूरिंग द होल ईयर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम इनकम स्टेटमेंट और फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ द ईयर बनाते हैं, तो ड्यूरिंग द होल ईयर जब खत्म हो गया, जब आप आखिरी दिन इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट बनाने बैठे, तो आपने देखा कि जो आपने 10 यूनिट्स परचेज किए थे सेल करने के लिए, उसमें से सिर्फ 8 यूनिट्स आपने सेल किए हैं। उसमें से आपने कितने यूनिट सेल करें, 8 यूनिट्स। विच मीन्स के 2 यूनिट्स अभी भी आपके क्या है, रिमेनिंग है। विच मीन्स 2 यूनिट्स आपके अभी भी रिमेनिंग है। आपने 10 में से 8 यूनिट्स ड्यूरिंग द ईयर सेल कर दिए, तो वो 2 यूनिट्स जो है वो आपके गोडाउन या आपके वेयर हाउस में अभी भी मौजूद है। तो वो जो 2 यूनिट्स है ना, वो आपकी बन जाएंगी क्लोजिंग इन्वेंट्री। वो आपकी क्या बन जाएगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्यों, क्योंकि ये वो गुड्स हैं जो साल के आखिर तक अनसोल्ड रहे हैं, जो साल के आखिर तक सेल नहीं हुए हैं। तो ये क्या बन जाएगी, आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री। अच्छा, अब ये जो दो गुड्स आपके वेयर हाउस या गोडाउन में रह गए हैं, इनकी कॉस्ट क्या थी, इनकी कॉस्ट 100 थी। एक यूनिट क्योंकि आपने 100 में परचेज किया था, तो इसकी टोटल कॉस्ट क्या बन जाएगी, 200 बन जाएगी। लेट मी रिपीट इट अगेन। आपने ड्यूरिंग द ईयर जो गुड्स परचेज किए आगे सेल करने के लिए,
दैट इज फॉर $100 ईच। आपने 10 गुड्स खरीदे फॉर $100 ईच। फिर आपने तो आपके पास टोटल परचेज कॉस्ट कितनी आ गई? $1000। अब एट द एंड ऑफ द ईयर आपने देखा कि इस $1000 की जो कॉस्ट है हमारे पास, जो हमारे पास 10 यूनिट्स हैं, उसमें से हमने सिर्फ 8 यूनिट सेल किए हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर आपने देखा कि आपने सिर्फ 8 यूनिट सेल किए हैं, विच मीन्स कि आपके पास 2 यूनिट्स अभी भी ऐसे हैं जो रिमेनिंग आपके बिजनेस में मौजूद हैं, जो अब तक सेल नहीं हुए हैं। तो ये जो 2 यूनिट्स हैं, ये आपकी क्या बन जाएगी? क्लोजिंग इन्वेंट्री बन जाएगी, ठीक है। और परचेजेस में से क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस होती है। तो जब आप इसको लेस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, दैट इज 800। So this 800 will be your cost of sales. This 800 will be your cost of sales. अच्छा, अगर आप देखें कि आपने कितने गुड्स सेल किए थे, आपने 8 गुड्स सेल किए थे, और एक गुड आपने कितने का परचेज किया था? $100 का परचेज किया था, तो आप देखें आपका आंसर 800 ही आ रहा है। बेसिकली कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या शो करता है कि आपकी कितनी कॉस्ट लगी है गुड्स को सेल करने में। तो आपने 8 गुड्स सेल किए थे और उनकी कॉस्ट कितनी थी? 800। तो आप देखें, अगर आप 8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका 800 आएगा। और अगर आप टोटल परचेजेस में से रिमेनिंग गुड्स जो अभी भी अनसोल्ड हैं एट द एंड ऑफ द ईयर लेस कर देंगे, तो भी आपके पास सेम ही आंसर आएगा। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा, बट इसके आगे फर्दर भी है। नाउ अब आप एक चीज देखें। फॉर एग्जाम्पल आप समझें, ये हम ईयर 2025 की बात कर रहे हैं, और हमारा ईयर स्टार्ट जो होता है वो 1 जनवरी को होता है। स्टार्ट 2025 के 1 जनवरी को स्टार्ट होता है, और ईयर एंड हमारा होगा 31 दिसंबर 2025। ठीक है। नाउ द फर्स्ट थिंग इज कि जो आप ये इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट बना रहे होंगे, ये आप किस डेट को बनाएंगे? ये आप 31 दिसंबर 2025 को बनाएंगे। सही है। तो 31 दिसंबर 2025 के आपके पास दो गुड्स ऐसे हैं रिमेनिंग, जो अभी भी आपके वेयर हाउस में मौजूद हैं, जो सेल नहीं हुए हैं। सही है। फॉर एग्जाम्पल आप अभी कहाँ खड़े हैं? अभी आप 31 दिसंबर 2025 में खड़े हैं। नाउ जो नेक्स्ट डे है वो क्या है? वो है 1 जनवरी 2026। राइट। अब आपके पास 31 दिसंबर 2025 में आपकी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, दैट इज 2 यूनिट्स एंड द टोटल कॉस्ट इज $200। सही है। अब आपने ये कैलकुलेट करी, तो अब जब आप 1 जनवरी को अपने गोडाउन जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने देख ली कि आपके पास 31 दिसंबर को 2 यूनिट्स आपके गोडाउन में मौजूद है। अब जब आप 1 जनवरी 2006 को जाएंगे अपनी गोडाउन में, तो आपके पास कितने यूनिट्स मौजूद होंगे? वो 2 गुड्स ही मौजूद होंगे, और वो 2 गुड्स की टोटल कॉस्ट कितनी है? 200। बट द फैक्ट इज कि जो लास्ट ईयर की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है, वो न्यू ईयर की ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाती है। वो न्यू ईयर की क्या बन जाती है? ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाती है। लेट मी रिपीट इट अगेन। आपका ईयर स्टार्ट हो रहा था 1 जनवरी 2025 में, और आपका ईयर एंड हो रहा था 31 दिसंबर 2025 में। आप ईयर एंड वाले दिन अपनी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बना रहे थे। तो आपने देखा कि आपने ड्यूरिंग द ईयर 10 यूनिट्स परचेज किए थे, जिसमें से आपने 8 यूनिट्स सेल कर दिए, और जो 2 यूनिट्स बच गए वो अभी भी आपके वेयर हाउस में रखे हुए हैं। तो आपने अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू रिकॉर्ड करी 2025 की इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में, कितने से? 200 से रिकॉर्ड करी। क्यों? क्योंकि 2 यूनिट्स रखे हुए थे और हर यूनिट की कॉस्ट $100 थी। तो आपने किससे रिकॉर्ड करी? $200 से। नाउ द रूल इज कि आपकी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी प्रीवियस ईयर की, वो नेक्स्ट ईयर की क्या बन जाएगी? वो नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी। तो जब आप अगले दिन जाएंगे तो आपके वेयर हाउस में वही 200 की कॉस्ट की क्लोज इन्वेंट्री रखी हुई होगी। बट वो अब, क्योंकि साल आपका चेंज हुआ है, आपका अकाउंटिंग पीरियड चेंज हुआ है, तो वो अब आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी। जो लास्ट ईयर तक आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री थी, वो नेक्स्ट ईयर में आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी। आई होप इतनी बात आप लोग को क्लियर हुई होगी।
सही है। नाउ अगर हम इसी एग्जाम्पल को कैरी ऑन करते हुए चलें, अब ये ईयर खत्म हुआ है हमारे पास 2025, जिसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री थी 2 यूनिट्स, जिसकी टोटल कॉस्ट थी 200 यूनिट्स। नाउ अब आप समझे, हम 31 दिसंबर 2026 में दोबारा से इनकम स्टेटमेंट या फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं, और हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? हम कैलकुलेट कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? हम कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो अब इस ईयर की हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री क्या मौजूद होगी? इस ईयर की ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास क्या मौजूद होगी? ये ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास मौजूद होगी। सही है। तो 2026 की जो ओपनिंग इन्वेंट्री बनेगी, दैट इज 2 यूनिट्स, एंड टोटल कॉस्ट विल बी $200। नाउ अब इस ईयर में भी हमने परचेजेस की होंगी यकीनन फर्दर। तो हमने कितनी परचेजेस करी? लेट्स सपोज हमने 10 यूनिट्स ही परचेज किए, और हमारी हर यूनिट की कॉस्ट $100 ही है। तो हमारे पास टोटल परचेजेस कितनी हो जाएंगी? इट विल बी $1000। अब आप देखें कि आपके पास पहले से 2 यूनिट्स मौजूद थे। सही है। और आपने ड्यूरिंग द ईयर फर्दर 10 यूनिट्स खरीदे। आपने ड्यूरिंग द ईयर फर्दर 10 यूनिट्स खरीदे। तो आपके पास टोटल कितने यूनिट्स हो गए? आपके पास टोटल कितने यूनिट्स हो गए सेल करने के लिए, मजीद आगे सेल करने के लिए बायर्स को? आपके पास कितने यूनिट्स हो गए? आपके पास 12 यूनिट्स हो गए। और हर यूनिट की कितनी कॉस्ट है आपके पास? हर यूनिट आपके पास $100 का है। तो टोटल ही क्या अमाउंट बन गई? 1200। नाउ इसको हम नाम देंगे कि गुड्स अवेलेबल फॉर यूज। इसको हम गुड्स अवेलेबल फॉर यूज का नाम क्यों देंगे? क्योंकि ये वो गुड्स हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं आगे अपने बायर्स को सेल करने के लिए। क्योंकि हमारे पास ये वो गुड्स हैं जो हमारे पास मौजूद है फर्दर अपने बायर्स को सेल करने के लिए, इसलिए हम इसको क्या नाम देंगे? गुड्स अवेलेबल फॉर यूज। नाउ इसमें से हम दोबारा लेस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। इसमें से हम दोबारा क्या लेस करेंगे? इसमें से हम लेस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। फर्स्ट करें कि इस ईयर में हमने 7 गुड्स सेल कर दिए। सही, हमारे पास टोटल जो गुड्स थे ओपनिंग इन्वेंट्री और परचेजेस मिला के वो 12 थे। उसमें से हमने 7 गुड्स को सेल कर दिया। सही है। तो अब हमारे पास रिमेनिंग कितने गुड्स बचे? हमारे पास रिमेनिंग कितने गुड्स बचे? काउंट कर लें। 12 से 7 हमने सेल कर दिए, तो 8 9 10 11 12 हमारे पास 5 यूनिट्स बचे। 5 गुड्स बचे। और हर 5 गुड्स में से हर यूनिट की क्या कॉस्ट थी? हर यूनिट की कॉस्ट थी $100। तो हमारे पास टोटल क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी हो गई? $500। सही है। फिर जब हम गुड्स अवेलेबल फॉर यूज में से हम क्लोजिंग इन्वेंट्री को लेस करेंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? हमारे पास वैल्यू आएगी 700। और ये 700 को हम क्या कहेंगे? दिस इज द कॉस्ट ऑफ सेल। इसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। सही है। अच्छा, अगर आप देखें कि आपने टोटल ड्यूरिंग द ईयर 7 गुड्स सेल किए थे, और हर गुड्स की जो कॉस्ट थी वो 100 थी, तो देखिए ये 700 ही बन रहा है। दोनों तरीके से आपका आंसर 700 ही आ रहा है। तो बेसिकली इन शॉर्ट अगर मैं आपको कहूँ तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि आप ओपनिंग इन्वेंट्री में परचेजेस ऐड करेंगे, तो आपके पास वो गुड्स आ जाएंगे पूरे साल में जो आपके पास अवेलेबल हैं फर्दर अपने बायर्स को सेल करने के लिए। फिर एट द एंड ऑफ द ईयर जो आपके पास गुड्स बच जाएंगे, जो अनसोल्ड गुड्स होंगे, वो आपकी क्या बन जाएगी? वो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री बन जाएगी। आप गुड्स अवेलेबल फॉर यूज में से क्लोजिंग इन्वेंट्री को लेस करेंगे, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू आ जाएगी। नाउ अभी हम 31 दिसंबर में है। सही है। अब हमारे पास जो नया साल शुरू हुआ होगा वो 1 जनवरी 2007 शुरू हुआ होगा। तो 1 जनवरी 2007 में हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री क्या बन जाएगी? वही जो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है प्रीवियस ईयर की, ये हमारी 2027 में ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी। कितने अमाउंट से? 500 से।
फॉर एग्जाम्पल हम एक कैलकुलेशन और करते हैं कि हम अब 2027 भी हमारा एंड हो गया, दैट इज 31 दिसंबर 2027, और हम अब इसमें अपनी इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? सबसे पहले हम अपनी ओपनिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड करते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम अपनी ओपनिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है? हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होगी, जरा सोचे 2 मिनट और जवाब दे। हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री 2026 की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी वही हमारे इस साल की ओपनिंग इन्वेंट्री होगी। सही है, दैट इज $500। अब फर्ज करें हमने इस ईयर में जो परचेजेस की हैं, हमने इस ईयर में जो परचेजेस की हैं वो हमने टोटल जो यूनिट्स परचेज की हैं दैट इज 15 यूनिट्स। सही है, पहले हमने 10 किए, तब हमने 15 यूनिट्स परचेज किए, और हमें हर यूनिट की कॉस्ट कितनी पड़ी है? $100। तो हमारे पास टोटल अमाउंट क्या आ गया? 1500। देखिए प्रीवियसली हमारे पास जब हमने ये नया साल शुरू किया था तो हमारे पास 5 गुड्स पहले से मौजूद थे जो पिछले साल नहीं सेल हुए थे, और ड्यूरिंग द होल ईयर हमने 15 यूनिट्स और परचेज किए। तो टोटल हमारे पास कितने यूनिट्स हो गए सेल करने के लिए? दैट इज 20 यूनिट्स, और हर यूनिट की कॉस्ट कितनी थी? $100। तो हमारे पास टोटल क्या कॉस्ट आ गई? टोटल 2000। ये क्या है? ये वो गुड्स हैं जो हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस के पास अवेलेबल थे। क्यों अवेलेबल थे? ताकि वो इन गुड्स को फर्दर आगे अपने बायर्स को, अपने कस्टमर को सेल कर सके। ठीक है। नाउ फॉर एग्जाम्पल हमने इसमें से 18 गुड्स सेल कर दिए। हमारे पास टोटल 20 गुड्स थे, इसमें से हमने 18 गुड्स जो है वो सेल कर दिए। तो अब हमारी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी वो कितने यूनिट्स पे लगेगी? मतलब हमारी टोटल कितने यूनिट्स बचेंगे, कितने यूनिट्स एट द एंड ऑफ द ईयर अनसोल्ड रहेंगे? सोचें और बताएं कितने यूनिट्स एट द एंड ऑफ द ईयर आपके अनसोल्ड रहेंगे। जी, आपके जो अनसोल्ड यूनिट्स रहेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर दैट इज 2 यूनिट्स, क्योंकि आपके पास टोटल 20 यूनिट्स थे, उसमें से आपने 18 सेल कर दिए, तो आपके पास कितने बचे? 18 यूनिट्स, सॉरी 2 यूनिट्स बचे जो आप फर्दर आगे सेल, जो आपकी अभी तक सेल नहीं हुए हैं, दैट इज 200। जब आप 200 में से लेस करेंगे, 2000 में से 200 लेस करेंगे तो आपके पास आएगा आंसर 1800। ये आपका क्या होगा? ये आपका होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। अगर आप रीचेक करें तो आपने 18 यूनिट सेल किए हैं और हर एक यूनिट $100 का है, तो आपके पास 1800 ही आंसर बनेगा। सही है। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सेल्स। अगर हम इस बात को मजीद समराइज करना चाहें, लाइक एक फॉर्मूले में लिखना चाहें, तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अच्छा, ये बेसिक चीजें हैं जो आती ही आती हैं। इसके अलावा इनकम स्टेटमेंट में अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट इसमें कुछ चीजें ऐड और लेस हो सकती हैं, बट ये 3 चीजें हैं जो लाजमी कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर आती ही आती हैं। सही है। अच्छा, अब अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखें, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सवाल आया पेपर में, दैट इज के क्वेश्चन कंसिडर कर लें कि उसने आपको परचेजेस दी हुई हैं। अच्छा, आपको कितनी परचेजेस दी हुई है? 10 यूनिट्स परचेज किए और हर यूनिट की कॉस्ट दी हुई है $100। तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी 1000। सेकंड, आपने उसे उसने आपको सवाल में, एग्जामिनर ने आपको सवाल में ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है। अच्छा, ओपनिंग इन्वेंट्री की क्या वैल्यू दी हुई है? क्या यूनिट्स दिए हुए? 5 यूनिट्स दिए हुए आपको ओपनिंग इन्वेंट्री के,
और हर यूनिट की कॉस्ट $100 है। तो आपके पास टोटल ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी हो गई? 500। अच्छा, और एक चीज उसने दी है, दैट इज आपको सेल्स दी हुई है। आपको ड्यूरिंग द ईयर जो सेल्स हुई है आपको वो दिए। 12 यूनिट सेल किए हैं और हर किसी की सेलिंग प्राइस दी है, दैट इज 200। तो आपके पास टोटल सेल्स की वैल्यू आ गई 2400। नाउ आपको फाइंड क्या करना है? एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाह रहा है? वो आपसे क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू पूछना चाह रहा है। पहले, सबसे पहले वो आपसे क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू पूछना चाह रहा है। सेकंड, वो आपसे पूछना चाह रहा है कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू। सेकंड, वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है? कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू। सही है। अच्छा, इस सवाल को हम थोड़े इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट से करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें फॉर्मेट का भी अंदाजा हो। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट में सबसे पहले जो चीज आती है दैट इज सेल्स। सबसे पहले जो चीज हम लिखते हैं दैट इज सेल्स। तो हमारे पास सेल्स की क्या कॉस्ट है, क्या वैल्यू है? दैट इज 2400। अच्छा, फिर हम सेल्स में से एक चीज लेस करते हैं दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। और हम कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला लिखवाया है, उस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं। सही है। यहाँ लेस इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि सेल्स की वैल्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू को हम लेस करेंगे। सही है। नाउ कॉस्ट ऑफ सेल्स किस तरह कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री। सही है। उसके बाद हम लिखेंगे परचेजेस। परचेजेस को हम ओपनिंग इन्वेंट्री में ऐड करते हैं। सही है। और उसके बाद हम लिखेंगे दैट इज गुड्स अवेलेबल फॉर यूज, और हम क्या लेस कर देंगे? क्लोजिंग इन्वेंट्री हम लेस कर देंगे। नाउ द थिंग इज, आपके पास सवाल में दो चीजें ही गिवन है। एक आपके पास परचेजेस गिवन है दैट इज 10 यूनिट्स, और उनकी कॉस्ट गिवन है। तो ये आपके पास टोटल परचेजेस हो जाएंगी $1000। सही है। दूसरा आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है दैट इज 5 यूनिट्स, और उसकी भी आपके पास कॉस्ट मौजूद है 100 यूनिट पर ईच, तो आपके पास 500 हो जाएंगी। नाउ आपके पास गुड्स अवेलेबल फॉर यूज तो आ जाएंगे, दैट इज 5 गुड्स पहले से थे, 10 हमने मजीद पूरे ईयर में खरीदे, तो कितने हो गए? 15 हो गए। और 15 की हर एक की कॉस्ट कितनी है? $100। तो ये कितनी हो गई? 1500। अच्छा, ये हमारे पास क्या है? हमारे पास वो गुड्स हैं जो अवेलेबल हैं ड्यूरिंग द ईयर सेल करने के लिए। नाउ अब हम क्लोजिंग इन्वेंट्री इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारे पास तो क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन ही नहीं है, और जब तक हम क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस नहीं करेंगे तब तक हम वो नहीं लिख सकते, कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो जरा सोचें, थोड़ा दिमाग लगाएं कि हम कॉस्ट क्लोजिंग इन्वेंट्री किस तरह कैलकुलेट करेंगे। उसने सवाल में गिवन किया हुआ है बट छुपाया हुआ है, सामने नहीं दिया हुआ। सोचें, थोड़ा पॉज करें वीडियो और सोचें, थोड़ा दिमाग लगाएं कि हम क्लोजिंग इन्वेंटरी इसमें किस तरह कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, देखें, उसने आपको बताया कि आपने ड्यूरिंग द ईयर 10 गुड्स परचेज किए, 5 आपके पास पहले से मौजूद थे, और टोटल सेल आपने 12 यूनिट्स किए। तो अगर हम 10 और 5 को प्लस करें तो हमारे पास 15 आएगा। 15 गुड्स अवेलेबल थे रीसेल के लिए। रीसेल के लिए बायर्स को सेल करने के लिए 15 गुड्स अवेलेबल थे। उसमें से आपने 12 गुड्स सेल कर दिए। तो अगर आप 15 में से 12 लेस कर देंगे तो आपके पास आएगा 3। तो ये जो 3 यूनिट्स हैं, जो 3 यूनिट्स एट द एंड ऑफ द ईयर स्टिल अनसोल्ड हैं, दीज 3 गुड्स विल बी योर क्लोजिंग इन्वेंट्री। These 3 गुड्स विल बी योर क्लोजिंग इन्वेंट्री। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि आपके पास ड्यूरिंग द ईयर आपने 10 यूनिट्स परचेज किए थे, जिसमें से 5 यूनिट्स और उसके अलावा 5 यूनिट्स आपके पास बिजनेस में पहले से मौजूद थे। तो इट विल बिकम 15 यूनिट्स। और आपको उसने सवाल में ये मेंशन करके दिया हुआ है कि आपकी जो सेल्स हुई हैं वो 12 यूनिट्स की हुई हैं।
उसने टोटल कॉस्ट भी मेंशन की हुई है, लेकिन साथ ये भी लिखा हुआ है कि उसने 12 यूनिट सेल की हैं बिजनेस ने। तो आपके पास 15 यूनिट्स थे, जिसमें से आपने 12 यूनिट सेल कर दिए। तो आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री में कितने यूनिट्स बचे? तो जब आप 15 में से 12 लेस कर देंगे तो आपके पास 3 यूनिट्स बचे। वो ये 3 यूनिट्स कौन से यूनिट्स हैं जो अब तक एट द एंड ऑफ द ईयर बिजनेस में से सेल नहीं हुए हैं, बिजनेस ने इसको सेल नहीं करे अब तक। तो these unsold units will be your closing inventory। अच्छा, अब हर यूनिट की जो कॉस्ट थी वो 300 थी, तो आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री की अमाउंट क्या बन जाएगी? 300। सही है। अच्छा, अब आप जब 1500 में से 300 लेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 1200। आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? 1200। This 1200 will be your cost of sales. This 1200 will be your cost of sales। और अभी मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि हम सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू को लेस करते हैं। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू लेस करते हैं प्रॉफिट निकालने के लिए, प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। तो हम जब कॉस्ट ऑफ सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 1200। और इस 1200 हमारा क्या होगा? ये हमारा प्रॉफिट होगा। देखिए ऊपर देखें, अगर मैं आपको याद हो तो मैंने आपको ऊपर एक बात कही थी कि आप सिर्फ एक काम करें कि आप सेलिंग प्राइस की जगह सेल्स लिख लें और कॉस्ट प्राइस की जगह कॉस्ट ऑफ सेल्स लिख लें। तो आप यहाँ पे देखें कि जो सेल्स थी वो हमारी सेलिंग प्राइस हो गई। सही है, ये सिर्फ मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखवा रही हूँ, सेलिंग प्राइस लिखना नहीं होता। और जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है ये आपकी कॉस्ट प्राइस हो गई। तो जब आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस लेस करेंगे तभी आपके पास प्रॉफिट आएगा। सही है, इसीलिए हमने सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को लेस किया है तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया। अच्छा, अब सवाल ये होता है क्या ये प्रॉफिट ओनर अपने घर लेके जा सकता है? ये पूरा 1200 का जो प्रॉफिट है, क्या ये ओनर अपने साथ घर लेके जा सकता है? हाँ या ना? सही, आप लोग सोचें कि आपके टोटल आपने सेल्स की नहीं, उसमें से आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस कर दिया, आपके पास प्रॉफिट आ गया। तो क्या ये प्रॉफिट ओनर अपने घर लेके जा सकता है अपने पर्सनल यूज के लिए? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप भले ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं, तो आप अपनी जो इन्वेंट्रीज होल्ड करते हैं, आप बल्क क्वांटिटी में परचेज करते हैं, तो वो जो इन्वेंट्रीज होती हैं वो आप कहीं ना कहीं होल्ड करते हैं, या तो वेयर हाउस में होल्ड करते हैं या अपने गोडाउन्स में होल्ड करते हैं। उनको मैनेज करने के लिए आप अपने एम्प्लॉयज रखते हैं, आप सिक्योरिटी गार्ड वगैरह हायर करते हैं ताकि वो चोरी ना हो जाए। आप ऑफिस बनाते हैं जहाँ पे ये सारा कंप्यूटराइज काम होता है, इन्वेंट्रीज पे कॉस्ट वगैरह सबको रिकॉर्ड किया जाता है। तो इस सब को आप क्या कहते हैं? इस सब को आप ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कहते हैं बिजनेस के। कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? ये ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस बेसिकली वो एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस को चलाने के लिए, चलाने की वजह से अकर होते हैं, अब वजूद में आते हैं। ठीक है, तो आप ये प्रॉफिट सोली घर नहीं लेके जा सकते। ओनर ये प्रॉफिट नहीं लेके जा सकता, पहले उसको इसमें से सारे एक्सपेंसेस को लेस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर वेयर हाउस है तो वेयर हाउस का रेंट होगा, गोडाउन का रेंट होगा। वेयर हाउस और गोडाउन या ऑफिस में जो आपने लाइट्स लगाई हुई होंगी उसकी इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा। आपका जो सिक्योरिटी गार्ड है उसकी सैलरी वेजेस होंगी, जो आपके एम्प्लॉयज हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं उनकी सैलरीज होंगी। तो इन सब चीजों को, इन सारे एक्सपेंसेस को जब आप इस प्रॉफिट में से लेस करते हैं तो आपके पास जो प्रॉफिट बचता है वो ओनर का प्रॉफिट होता है। तो इसमें से, इस प्रॉफिट में से जब सेल्स को कॉस्ट ऑफ सेल्स से लेस करके जो प्रॉफिट आता है, उस प्रॉफिट में से आपको फर्दर एक्सपेंसेस लेस करने होते हैं। तो इसी वजह से इस प्रॉफिट को हम नाम देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट का। इस प्रॉफिट को हम किसका नाम देते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट का। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को सारी बातें क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी आप लोगों की कोई क्यूरी हो, कोई मसला हो, तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू या लाइव क्लास के थ्रू कांटेक्ट कर लेगा, पूछ लेगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।